चलो बेटा, आज का मेन टॉपिक हम लेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ डिरिचलेट प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ डिरिचलेट प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखो बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ डिरिचलेट प्रिंसिपल। देखो इसके एप्लीकेशन पहले हम देखेंगे किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन होगी केमिकल इक्विलिब्रियम में, कुछ एप्लीकेशन फिर हम देखते हैं इसकी फिजिकल इक्विलिब्रियम में, है ना, जब केवल स्टेट चेंज होगी, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिर हम देखेंगे कि जब एक सॉल्यूट है और उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का जो होता है ना इक्विलिब्रियम, उसमें देखेंगे। ओके, यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन के बीच में, एक्वस फेज और प्योर सॉलिड के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि सॉल्यूट को जब मैं डिसोल्व करता जाऊंगा एक स्टेट ऐसे आएगी कि वो उसमें फिर प्रेसिपिटेट होने लगता है, फर्दर डिसोल्व नहीं होता है सैचुरेशन के बाद में, तो वापस सॉलिड बनाने लगता है। ठीक है, तो वो एक सैचुरेशन की जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट है, तो उसमें अप्लाई करके देखेंगे। फिर और किस में देख सकते हैं सर, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी इसका यूज देख सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम में यानी कि एक केमिकल रिएक्शन होगी, और ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो कि कमर्शियल लेवल पे सबसे ज्यादा यूज होती हैं, उनमें से एक है आपकी, तो फर्स्ट एप्लीकेशन केमिकल इक्विलिब्रियम में किस में ले रहे हैं हम, केमिकल इक्विलिब्रियम में इसके एप्लीकेशन ले रहे हैं, एंड दैट इज नंबर 1 हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस क्या है भाई, जब मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके मैं NH3 बनाता हूं तो ये हैबर प्रोसेस कहलाती है। लेकिन जब इनकी कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं तो ये NH3 के मॉलिक्यूल काफी बन जाएंगे, तो ये वापस N2+H2 बनाने लगता है। ओके, तो हैबर प्रोसेस में हमारी इंटेंशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, जब फ्रिज का आविष्कार हुआ था, है ना, रेफ्रिजरेटर का, ठीक है, तो भाई इनिशियल डेज में NH3 को यूज किया गया था एज ए रेफ्रिजरेटर गैस। क्यों, क्योंकि जब ये एक्सपेंड होती है ना, जब ये एक्सपेंड होती है तो ये कूलिंग इफेक्ट देती है। व्हेन इट एक्सपेंड, ये कूलिंग इफेक्ट देती है। ओके, और कूलिंग देगी, एक्सपेंशन के दौरान एक्सपेंड हो गई तो गैसीय स्टेट में पहुंच गई, गैसीज को कंप्रेस करके हम वापस लिक्विड बना देते हैं। तो लिक्विड अमोनिया का इतना ज्यादा प्रोडक्शन मतलब डिमांड में था कि भाई कम पड़ रही थी, और ये जो एडवांस्ड कंट्री थे ना, इनमें रेफ्रिजरेटर पहले आया, तो इन कंट्रीज में अमोनिया को बहुत ज्यादा बनाया गया। लेकिन हालांकि बाद में अभी भी अमोनिया का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, डिफरेंट लैब्स में, है ना, फैक्ट्रीज में अमोनिया की बहुत डिमांड है। ठीक है, जितने भी अपने आपके ये हैं क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर, उनमें अमोनिया, जैसे अमोनिया से यूरिया बनाना है, NH2CO NH2, है ना, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो उसमें भी यूरिया हो गया या दूसरे जितने फर्टिलाइजर हैं, अमोनिया का बहुत ज्यादा यूज है। तो इसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सर हम यूज करेंगे लीचेटलियर प्रिंसिपल को। लीचेटलियर प्रिंसिपल, लीचेटलियर प्रिंसिपल का सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना, कि भी क्या टेम्परेचर रखा जाए सबसे ज्यादा क्या हो आपका प्रोडक्शन हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। ओके, तो पहले तो आप ये नोट डाउन कर लो कि ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H -92.4 किलोजूल पर मोल है। ये आप नोट डाउन कर लो, -92.4 किलोजूल पर मोल इसकी एंथैल्पी चेंज, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो अब आप मुझे बता दीजिए कि सर इसमें ऐसा होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक एक करके देखेंगे हम, एक एक करके बढ़ेगी। बताइए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मान लीजिए आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, इक्विलिब्रियम आ गया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया फिर आपने, तो रिएक्शन किधर जाना चाहिए,
इधर ज्यादा जाएगी, हाँ दोबारा घटाने की कोशिश करेगी तो आगे की तरफ बढ़ेगी। आगे की तरफ तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, पीछे पीछे की तरफ बैकवर्ड। हाँ तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को हमें लो रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, रिचर्ड प्रिंसिपल ने तो बोल दिया कि भाई टेम्परेचर को लो रख लो, इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इतना लो भी नहीं कर सकते कि काइनेटिकली वो रिएक्शन स्टॉप हो जाए, अच्छा है ना। काइनेटिकली ये जो मॉलिक्यूल हैं ये एकदम इतने ठंडे हो जाएं आपस में रिएक्ट ही ना कर सके। तो काइनेटिकली रिएक्शन रिएक्शन स्टॉप नहीं होनी चाहिए, तो हमें थोड़ा सा ठीक ठाक रखना पड़ेगा, है ना। तो इस रिएक्शन को करवाया जाता है 760 केल्विन टेम्परेचर के आसपास, ठीक है। 750 से लेके 750 केल्विन के आसपास इसको रखा जाता है, 750 केल्विन। लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि सर हम 3000 कर दें, 2500 कर दें, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर ले लें, ज्यादा कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन केमिकली काइनेटिकली आप ये बोल सकते हो कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए इतना करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर ज्यादा कर देंगे तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगी, स्लो होगी तो अब रिएक्शन हो रही थी 2 घंटे में, अब तो ये जो 2 दिन लगा दिए, तो मेरे मजदूरों को पैसा कैसे देंगे, है ना। कंपनी का टाइम बढ़ जाएगा, फैक्ट्री का टाइम बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर लगभग इतना रखा गया। सर और क्या है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने देखा कि टेम्परेचर मॉडरेट रखा गया, इसमें टेम्परेचर मॉडरेटली लो, moderately moderately low, keeping in mind क्या रखते हुए, keeping in mind the kinetically keeping in mind that kinetically reaction don't stop, don't slow down, ओके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बताइए भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम क्या देखेंगे, लिचेटली प्रिंसिपल को, इफेक्ट ऑफ प्रेशर सेकंड पॉइंट। सर लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 गैसियस मोल, राइट हैंड साइड में 2 मोल, प्रेशर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। तो अब एक बार देख के देखो, अगर मान लो मैं प्रेशर को बढ़ा दूं इक्विलिब्रियम आने के बाद, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है ना, इधर 4 मोल, हाँ इधर 4 है उधर 2 है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। तो अगर मान लो इक्विलिब्रियम आने के बाद में मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना। तो प्रेशर मस्ट बी हाई, और दूसरी बात यह है कि काइनेटिकली का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर का, तो प्रेशर को हम जितना चाहें बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। और नॉर्मली ऐसा किया भी गया कि भाई साहब एक काम करो 200 एटमॉस्फेयर तक बढ़ा दो, 200 एटमॉस्फेयर तक बढ़ा दिया गया, बहुत ज्यादा प्रेशर है। डोज प्रोसेस में 300 एटमॉस्फेयर यूज होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 200 एटमॉस्फेयर के आसपास यूज कर दिया गया, ओके। नेक्स्ट और हम क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, हाँ और बताएंगे, इस कर लो पहले, इसको नोट डाउन कर लो। करो करो। थर्ड हम देखेंगे कंसंट्रेशन का, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएं कि NH3 ज्यादा प्रोड्यूस हो, सर रिएक्टेंट की, है ना। कंसंट्रेशन में अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन, हाँ इक्विलिब्रियम आने के बाद में मान लो और N2 डाल देंगे और H2 डाल देंगे तो वो बड़ी और उसको खर्च करना चाहेगा, खर्च कौन सी डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 and H2 आर इंक्रीज्ड, है ना, इंक्रीज्ड टू गिव मोर NH3, ज्यादा NH3 देने के लिए। और क्या कर सकते हैं सर, फोर्थ कैटलिस्ट,
सर कैटालिस्ट का प्रयोग किया जा सकता है, कैटालिस्ट का, है ना, कैटालिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कैटालिस्ट इसमें कौन सा यूज होता है सर, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन यूज किया जाता है एज ए कैटालिस्ट एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मोलिब्डेनम, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोलिब्डेनम। हो गया, चलिए। सर आपने कूलिंग किससे प्रोड्यूस होती है? कूलिंग, कूलिंग आपका जब रिएक्ट होता है तब कूलिंग प्रोड्यूस होती है। वो तो मैंने बताया था कि इसको जब हम यूज करेंगे ना रेफ्रिजरेटर में, देखो नीचे कंप्रेसर होता है, फ्रिज में देखा होगा आपने, कंप्रेस हो गया मतलब यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में पहुंच गई है कंप्रेस करके, ऊपर से आई थी गैस रेफ्रिजरेटर से, पतली पतली पाइपें होंगी आपने देखा होगा, फिर ये क्या होता है यहाँ से लिक्विड स्टेट में पहुंचती है रेफ्रिजरेटर में, ऊपर है आपका रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का जो ऊपर वाला पार्ट जिसमें आइस जमती है, उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, इस एक पाइप को बहुत सारी पाइपों में ऐसे ऐसे कॉइलिंग होती है उसके अंदर, है ना, ऐसे ऐसे करके करके बहुत सारा मतलब एरिया यहाँ पे समेट दिया था ताकि पाइप काफी देर तक यहाँ पे घूमती रहे, ऐसे ऐसे डिजाइन किया और लास्ट में यहाँ से निकले, ठीक है। तो इस एरिया में ये गैस काफी एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, कूलिंग होगी, एक्सपेंड होती है तो बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, कहाँ से लेगा सर, वो आसपास के एनवायरनमेंट से लेगी, आसपास के एनवायरनमेंट से अगर एनर्जी लेगी तो वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो इस पूरे बॉक्स का टेम्परेचर हो जाता है डाउन, डाउन होने के बाद में ये यहाँ तक आते आते, यहाँ पे लिक्विड में एंटर किया था, यहाँ तक आते आते गैस में कन्वर्ट हो गई, अब ये वापिस यहाँ पे आएगी सर गैस से, यस यहाँ पे एंट्री गैस से आउट लिक्विड, ठीक है। कंप्रेसर का काम ही उसका यही है, कंप्रेस करता है ना, प्रेशर इतना अप्लाई करता है, तो यहाँ पे ये देखना कि ये जो है ना गैस से लिक्विड आ रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, पूरी आप हाथ में नहीं लगा सकते कंप्रेसर को, और इस कंप्रेसर की वजह से रूम के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, फ्रिज जिस रूम में चलेगा वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन आता था कि अगर मान लो आपका फ्रिज है ना, और इसका दरवाजा बंद है, एक बार अगर आपने दरवाजा खोल दिया फ्रिज का, है ना, ओपन कर दिया आपने दरवाजा, तो क्या होगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसे नहीं है कि उसमें से ठंडक आती रहेगी, क्यों, क्योंकि हाँ रिएक्शन फास्ट क्या हो जाएगी, अब इसका ऑपरेशनल एरिया पूरा रूम हो गया है ना, पूरे रूम का जो है ये टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है, पूरे रूम का टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेगा, तो उसमें क्या होगा, गैस को बार बार कंप्रेस करना पड़ेगा, बार बार कंप्रेस करना पड़ेगा, हाँ, तो उसमें क्या कंप्रेसर एज ए हीट लॉस, ज्यादा हीट एनर्जी वो करता है, तो इधर से इतना हीट एब्जॉर्ब नहीं होता जितना लॉस रिलीज कर देगा, तो उसे टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये कहानी होती है फ्रिज की, और ये हमने आपको बता दिया कि हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन हैबर प्रोसेस। अगली प्रोसेस हम कौन सी लेंगे, नोट डाउन कर लो बेटा इसके सारे पॉइंट, तीनों में हमने बता दिए, चारों करिए करिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं भाई, ये थी हैबर प्रोसेस, ठीक है, ठीक है जी। अब हमारा ऐसा कौन सा एसिड है सर जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, सर H2SO4 भी ज्यादा यूज होता है ना, HCl भी यूज होता है, HNO3 का भी बहुत यूज है, तो भाई इन सब को बनाया गया एक एक प्रोसेस से, H2SO4 को जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया गया, है ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज करके H2SO4 बनाया गया, उसको भी डिस्कस करेंगे हम, और भाई HNO3 को बनाया गया विंकलैंड आइड प्रोसेस यूज करके। तो अगला जो वो होगा वो लिखो, प्रोडक्शन ऑफ NO, ये जो NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोडक्शन ऑफ, हाँ नाइट्रिक ऑक्साइड, यस NO, ओनली NO, हाँ इसी को यूज किया गया है, प्रोडक्शन ऑफ NO विच इज फर्दर used to produce HNO3, ठीक है, उसको HNO3 बनाने में फर्दर इसका यूज होता है, ओके। और HNO3 को बनाने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज विंकलैंड आइड,
बिंकलैंड आइड प्रोसेस, इसमें यूज होता है। तो ये प्रोसेस का नेम पता होना चाहिए। तो सर कैसे बनाए? देखो भाई, इसके लिए हम नाइट्रोजन को यूज करते हैं गैसीय स्टेट में, O2 को यूज करते हैं, और सर 2 मोल NO के बन गए गैसीय स्टेट में, ठीक है। ये भी गैसीय स्टेट में, ये भी गैसीय स्टेट में 2NO, और सर इसमें जो डेल्टा H है दैट इज प्लस 180.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसमें प्लस है, प्लस 180.7 किलो जूल, ओके। तो अब बताइए जेंटलमैन, ये क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर मैं एक बार सोचता हूं इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम में आ जाती है रिएक्शन, है ना। टेम्परेचर को मैं क्या करता हूं, एक बार बढ़ा के देखता हूं। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो सर इक्विलिब्रियम जो है ना उसको कम करना चाहेगा। कम किस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि सर ये तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, तो जहां एनर्जी कम होगी, है ना, वहीं पे टेम्परेचर कम होता जाएगा, है ना। तो अगर रिएक्शन किस डायरेक्शन में आए, इस डायरेक्शन में जाए, तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, डाउन होता चला जाएगा, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो NO का प्रोडक्शन बन जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो मैं क्या बोलूं, टेम्परेचर मस्ट बी हाई, टेम्परेचर मस्ट बी हाई। और सर हाई करेंगे ना तो काइनेटिकली वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो फिर और भी ज्यादा काइनेटिकली फास्ट होती जाएगी, तो अब वो डर नहीं है ना। तो सर इसका जितना हो सकता है ना उतना बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि कंटेनर वगैरह मेल्ट ना हो, है ना, जो हमारी पाइपें वगैरह वो फट ना जाए भाई ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो इसमें जो एक टेम्परेचर लिया गया बेटा, वो टेम्परेचर लिया गया 2773 केल्विन। देख लो कितना टेम्परेचर है, मजा आ गया, है ना। क्योंकि काइनेटिकली स्लो होने का तो कोई डर है नहीं, हमें तो टेम्परेचर बढ़ाना, और फास्ट हो जाएंगे, और ऊपर से हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। हो गया, इस पॉइंट को नोट डाउन किया जाए, इतना टेम्परेचर इसमें एम्प्लॉय किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि बिंकलैंड आइड प्रोसेस में NO के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर इतना हाई क्यों रखा गया? एक्सप्लेन एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो आप इसमें बताओगे कि सर ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम इसको कम करना चाहेगा। कम तब होगा जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, क्योंकि इट इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्रेशर का बताओ भाई। प्रेशर यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 तो हाँ, कहाँ पर 4 है? इस साइड 4 कहाँ है? ये N2 का मोलिक्यूल है भाई, 1 मोल है, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 2 मोल बने। इधर भी 1 + 1 2 मोल है, उधर भी 2। प्रेशर का कोई फर्क पड़ेगा? गैसियस मोल आपके 2 ही है, 2 इधर 2 इधर, हाँ दोनों के 2 2 है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, ओके। टेम्परेचर का देख लिया हमने, प्रेशर का, प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, है ना, प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, सो नो चेंज, नो इफेक्ट। चाहे आप कम करो ज्यादा करो तो नॉर्मली कम ही रखेंगे फिर, है ना। एक एटमॉस्फेयर पे जो रूम का टेम्परेचर उसी पे होने दो, है ना, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये चीज हमारा इसमें एड ऑन नहीं हो सकता भाई, ये हमारे ना तो फेवर में है ना अपोजिट है ज्यादा करना, है ना। तीसरा सर कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन देखो, कंसंट्रेशन किसकी बढ़ाए क्या लो? यस, कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड O2 वो बीच बीच में एडिड करते रहेंगे, is to be increased, is to be increased। क्योंकि अगर हम इनको बढ़ाएंगे तभी तो इक्विलिब्रियम उनको कम करना चाहेगा, और कम होंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा NO बनता रहेगा। कैटलिस्ट अगर होगा तो ही, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें कैटलिस्ट यूज हो, हाँ नहीं है, ठीक है। कैटलिस्ट होगा तो करेंगे, कोई कैटलाइज कर देगा तो आप ढूंढ दो, अगर कोई हो सकता है भाई हो जाए, है ना, रिसर्च कर दो, PhD की डिग्री मिल जाएगी आपको, साइंटिस्ट का टैग मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड को कैसे बनाएंगे? देखो भाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्शन ऑफ, थर्ड जो एप्लीकेशन यूज की गई, अब की बार NO को यूज किया गया किस को बनाने के लिए? HNO3 को बनाने के लिए, ठीक है ना। NO को आप पानी में मिला दो, ठीक है, क्या बन जाएगा? HNO3 बन जाएगा, ठीक है ना। फर्दर जो रिएक्शन होती है NO की रिएक्शन
H2 के साथ HNO3 बन जाएगा। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, इसको बैलेंस कर दिया जाता है बाद में, ये रिएक्शन होती है। ओके, HNO3 बन जाएगा, आपका बन के तैयार हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2। नेक्स्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ SO3, SO3 को बनाएंगे और SO3 फर्दर किस में यूज होता है, यूज टू प्रोड्यूस H2SO4 एंड दिस इज नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। H2SO4 को जिससे प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्री में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें क्या होता है सर, SO3 को पहले प्रोड्यूस करवाया जाता है, उसकी रिएक्शन फिर किससे करवा देंगे, SO3 प्लस H2O क्या बन जाएगा, H2SO4, सिंपल। तो पहले इसको तो बना ले, ये वाली रिएक्शन तो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, लेकिन इसको प्रोड्यूस करने वाली SO2 प्लस O2 इट गिव्स SO3, ये सर इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो अब तो लीचेट-लीयर प्रिंसिपल बनता है लगाना। बैलेंस कैसे करेंगे सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो बैलेंस हो गया। एंड इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भाई। डेल्टा H इज इक्वल टू -193.2 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू याद रखना बेटा, 3-4 रिएक्शन की है, ज्यादा कुछ नहीं है ना। जो हैबर प्रोसेस थी उसमें क्या था, डेल्टा H -92.4 था। फिर उसके बाद में डिंकलैंड आइड प्रोसेस में NO को बना रहे हैं तो उसमें प्लस था, कितना प्लस था, 180.7 डेल्टा H, हाँ डेल्टा H की वैल्यू बता रहा था मैं, डेल्टा H प्लस 180.7 था, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, सेकंड एंडोथर्मिक रिएक्शन थी 180.7 सेकंड वाली। थर्ड वाली क्या है, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H कितना है, -193.2 किलो जूल पर मोल। तो सर अब की बार एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस साइड में हीट निकलेगी, यहाँ पे हीट रिलीज हो, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चाहेगा, है ना, तो हमें तो वो चाहिए ना। हाँ यस, हमें ये चाहिए। तो देखो सबसे पहला ऐसे लिखो, पॉइंट 1 टेम्परेचर के साथ क्या करें सर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पहले एक बार बढ़े हुए के साथ देखते हैं, इक्विलिब्रियम उसको डिक्रीज करना चाहेगा सर, डिक्रीज तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो सर ऐसा हमें नहीं चाहिए सर, टेम्परेचर को कम कर दो, टेम्परेचर कम करो, इक्विलिब्रियम उसको क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। इंक्रीज के लिए सर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट रिलीज होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिर वो जाना चाहेगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एंड हेंस प्रोडक्शन ऑफ SO3, SO3 की जो कंसंट्रेशन है, जो यील्ड है, वो आपकी बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस। कितना रखें सर, कितना रखते हैं, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, है ना। तो कितना कम करें सर, इतना भी कम ना कर दें कि वो क्या हो जाए, काइनेटिकली वो हो जाए। तो इसमें देखा गया 673 से 723 के बीच में एक एम्बिएंट टेम्परेचर मिला बेटा, नोट डाउन कर लो, 673 से 723, मतलब उसमें 750 था, इसमें भी उतना सही रखा गया, लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं, 723 750 में। तो ये एक एम्बिएंट टेम्परेचर रेंज होती है, मतलब उस सिस्टम को करवाने में, उस रिएक्शन को करवाने में हमारे सिलेंडर्स की, कंटेनर की क्षमता देखते हुए, है ना, प्लस भाई इतने टेम्परेचर को गेन करने में कितना टेम्परेचर, कितना खर्चा में करना पड़ रहा है, उन सब चीजों को देखते हुए ये एक एम्बिएंट रेंज निकलती है, ठीक है। ओवरऑल भाई बढ़िया टेम्परेचर जिस पर रिएक्शन भी अच्छे से हो जाए, स्लो डाउन, यस यस, तो इतना स्लो डाउन नहीं करते कि काइनेटिकली वो स्टॉप हो जाए, है ना, काइनेटिकली should not be stopped, kinetically reactant must be reactant must be reacting होने चाहिए, must be reactive, तो उसके लिए तो इतना तो देना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर हम सोचे कि 10 केल्विन कर दें, है ना, तो भाई वो अपने कोने में जाके बैठ जाएंगे, बोले हमें तो 1 साल चाहिए रिएक्शन में, ठीक है। चलिए हो गया,
अब किसको करें डिस्कस? प्रेशर को देख ले। सेकंड पॉइंट में हम करेंगे प्रेशर को। सर प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? देखो भाई नंबर ऑफ मोल देखने। सर यहाँ पे 2 है और ये 1 मोल है, दोनों गैसेस 3 मोल हो गए। सर इधर तो 2 मोल बने, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहा है। तो अगर मान लो मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम उसको कम करना चाहेगा और कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है, बार बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो दिस इज फेवरेबल फॉर अस। तो प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर मस्ट बी हाई, प्रेशर मस्ट बी हाई। लिखो बेटा। और ये प्रेशर नॉर्मली कितना रखा गया है? SO2 और O2 का टोटल प्रेशर मिला के नॉर्मली ये 1.5 से 1.7 एटमॉस्फेयर रखा गया है बेटा, ठीक है ना। हाई प्रेशर फेवर करता है। 1.5 से 1.5 टू 1.7 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा गया है, ठीक है। नॉर्मली ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से तो ज्यादा ही है ना, जो अपना नॉर्मल एटमॉस्फेयर है उससे तो ज्यादा ही प्रेशर है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जितना ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे ना, आपको कंप्रेसर चाहिएगा बड़ा, उसमें खर्चा होता है ज्यादा। इसकी बजाय यहाँ पे क्या टेक्निक यूज की जाती है? जो अपना थर्ड फैक्टर है ना, कैटलिस्ट वाला, कैटलिस्ट इसमें यूज कर दिया जाता है और सारी कमी पूरी कर देता है। कैटलिस्ट क्या होता है? सर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम का मतलब समझते हो? पाउडर्ड प्लेटिनम। फाइनली फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। हाँ, और एक और कैटलिस्ट आया V2O5, वेनाडियम पेंटॉक्साइड, वेनाडियम पेंटॉक्साइड दोनों। अब कैटलिस्ट वो चीज होती है जो सर कंज्यूम नहीं होती है, पार्टिसिपेट जरूर करती है रिएक्शन में बट कंज्यूम नहीं होती है। कैसे होगा? ये वाली गैस है और ये है ना, प्लेटिनम का जो सरफेस होगा, चाहे वो फाइनली डिवाइडेड है, एक छोटा सा इतना सा मान लो है, उसके अंदर हजारों प्लेटिनम के एटम हैं, ये सरफेस है, ये प्लेटिनम, ये प्लेटिनम, ये प्लेटिनम। तो क्या होता है? SO2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे आके एडजॉर्ब हो जाएगा, एडजॉर्ब होगा, O2 भी एडजॉर्ब होगा। तो इसने क्या कर दिया? 2 को पास में लाने का काम कर दिया। पहले वो इधर उधर घूम रहे थे, एक मुंबई में एक कलकत्ता में है ना, ऐसे ऐसे दूर भी जा रहे थे, भागम भाग है, लेकिन यहाँ पे आके स्टैटिक हो गए, यहाँ पे आके स्टैटिक हो गए, एक दूसरे के क्लोज आ गए। जैसे एक दूसरे के क्लोज आए, आपस में मिला के SO3 बन गया और फिर ये डिटैच होके चला जाएगा, ठीक है। नई साइट फिर से रीजनरेट हो जाएगी, और SO2 आया और O2 आया, जैसे ही रिएक्ट हुई वहां से डिटैच हो गया। तो इस तरीके से प्लेटिनम तो खराब हो ही नहीं रहा, वो तो वही का वही है, एक बार कंटेनर में रख दिया सालों साल, जब तक उसको कोई निकाल के नहीं लेके जाएगा, है ना, ठीक है। हाँ, लेबर पे ध्यान रखना पड़ेगा। सो हियर ए कैटलिस्ट इज यूज, और दो कैटलिस्ट क्या हो सकता है? फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और V2O5। फाइनली डिवाइडेड इसलिए लेते हैं, देखो भाई प्लेटिनम का मैं एक क्यूब भी ले सकता हूँ, पूरा का पूरा मान लो एक टुकड़ा, सर उसका तो सरफेस एरिया जितना ये 6 फेस है ना उतना ही होगा। सर इसके मान लो मैं 4 टुकड़े कर दूं, है ना, एक ऐसे, 2, 3 और 4 कर दी, तो सर बीच में जो फेसेस निकल रहे हैं वो भी यूज हो गया, है ना। तो सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे जैसे मैं जितने ज्यादा टुकड़े करता जाऊंगा, सरफेस एरिया आपका बढ़ता जाएगा, और सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो साइट ऑफ रिएक्शंस, है ना, ये साइट आपकी बढ़ती चली जाएंगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होगी? ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए इस भाई साहब ने ये काम कर दिया, हमें तो पैसे बचाने हैं भाई, है ना। हालांकि इसको मैं कर सकता हूँ, इसको ज्यादा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 एटमोस्फेयर लगाओ, 100 लगाओ, 200 लगाओ, 300 लगाओ, ठीक है। पिछले वाली रिएक्शन में क्या कोई कैटलिस्ट मिल नहीं पाया, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ा? हमें टेम्परेचर को ज्यादा करना पड़ा था, प्रेशर का कोई यूज हो नहीं रहा था, तो केवल टेम्परेचर एक हथियार था, पहुंचा दो 2700 केल्विन तक, और कोई चारा है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चारा मिल गया। फोर्थ फैक्टर क्या? ऑब्वियसली कंसंट्रेशन वाला। तो सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे हम, है ना, और वो मोर एंड मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। हो गया, ठीक है। तो यहां तक आते आते हमने कितनी प्रोसेस कर ली बेटा?
तीन। सबसे पहली कौन सी थी? हैबर प्रोसेस, जिसमें हमने अमोनिया को बनाया। दूसरी प्रोसेस कौन सी थी? विंकलैंड आइड प्रोसेस में जो HNO3 बनाते हैं उसके लिए NO को बनाया। तीसरी प्रोसेस कौन सी थी सर? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 को बनाने के लिए यस SO3 चाहिए था कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, तो उसको बनाया सर, है ना। तो इस तरीके से हमने 3 कमर्शियल लेवल पे यूज होने वाली रिएक्शंस को देखा। सर एक और बचती है, सर, और वो कौन सी है आपकी? प्रोडक्शन ऑफ H2, प्रोडक्शन ऑफ H2 का प्रोडक्शन करवाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ H2 और इसको बोला जाता है बोस प्रोसेस। कैसे होगा सर इसमें? सर इसमें H2 प्लस CO, सर इसमें तो पहले ही H2 है, बना रहे हैं हम H2, कैसे देखना। H2 प्लस CO का जो मिक्सर होता है उसको वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। किसे? वाटर गैस, ठीक है भाई। और H2 प्लस N2 के मिक्सर को जाना जाता है प्रोड्यूसर गैस के नाम से। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। वाटर गैस का फॉर्मूला बताइए। H2 प्लस CO, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सर क्या कहलाता है? वाटर गैस। और H2 प्लस N2 का मिक्सर क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर गैस। जब इस वाटर गैस को स्टीम के साथ, यानी कि H2 है स्टीम की फॉर्म में, जब इसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये एक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ जाती है और क्या बनेगा सर? H2 और H2 2H2 बन जाएंगे और सर ये जो ऑक्सीजन है ना इसके साथ मिलकर CO2 बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल था सर H2 का, उधर 2 मोल बन रहे हैं, तो नेट 1 मोल तो बन गया, 1 मोल बढ़ गया ना, ठीक है। तो H2 नेट अगर देखें, H2 से H2 अगर हम कट कर दें तो H2 गिव्स H2 प्लस CO2, H2 प्लस CO गिव्स H2 प्लस। लेकिन एक्चुअल में ऐसे होता है तो मुझे तो पूरी रिएक्शन शो करनी पड़ेगी भाई। वाटर गैस प्लस स्टीम इट गिव्स 2H2 प्लस CO। और ये जो है ना डेल्टा H, ये क्या है? एक बोस प्रोसेस, क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस 42.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है जेंटलमैन, इतना हो गया। सारे गैसियस हैं इसके अंदर, स्टीम भी गैसियस है, वाटर गैस में जो मोल है वो भी गैसियस हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या देख लें सर? देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहला पॉइंट सर क्या करें? टेम्परेचर को देखते हैं। सर ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट यहाँ पे यूज होगी, एब्जॉर्ब होगी, है ना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम उसको कम करना चाहेगा, और कम किस में होगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, जो कि हमारे प्रोडक्शन को बता। तो टेम्परेचर को ज्यादा कर दो सर। तो टेम्परेचर की जो इसमें एक एम्बिएंट रेंज है ना बेटा, वो है इसके अंदर टेम्परेचर 673 से 723 केल्विन इसमें रखा जाता है, ठीक है। और भी ज्यादा कर सकते हैं सर, लेकिन एक थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। क्या सर? ये जो गैस है ना हाइड्रोजन गैस, ये हाईली एक्सप्लोसिव है, तो इसको अगर कहीं से भी थोड़ी बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिल गया और चिंगारी मिल गई ना तो एक्सप्लोड करवा देगी। तो सर एक काम करो, ठीक ठाक टेम्परेचर से काम चला लो। हाँ, बाकी दूसरे मेथड से हम देखते हैं, कुछ बन पाएगा तो वहां से काम चलाएंगे सर, नहीं तो जो ना आप ज्यादा टेम्परेचर मत करना, नहीं तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। ओके, चलो और क्या कर सकते हैं सर? सर प्रेशर को देखते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या भाई? ज्यादा प्रोडक्शन तो कर देगा, लेकिन अगर मान लो एक्सप्लोजन ही कर दिया तो सब कुछ फटफटा जाएगा, सारी फैक्ट्री सत्यानाश हो जाएगी। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं रखना, इतने से काम चला दो सर। इसलिए बोलते हैं कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना काफी एक्सपेंसिव पड़ता है ना, फैक्ट्री लेवल पे भी। क्योंकि मेरा एक ये फैक्टर था जो मैं इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता था, लेकिन वो हमें डेंजरस है ना, वो हमें थोड़ा सा बाउंड कर रहा है इसकी नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट सर प्रेशर को देखते हैं, कुछ मिलेगा क्या? प्रेशर देखते हैं सर। प्रेशर में तो नंबर ऑफ मोल, 1 मोल गैसियस, 2 मोल और एक 3 मोल, तेरा 3 मोल्स दिस साइड। नेक्स्ट सर 2 ये मोल और एक ये, सर 3 मोल इस साइड। कोई बात नहीं बनी सर, दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ मोल हो गए, है ना। प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, नो इफेक्ट।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रेशर इसमें चेंज हो ही नहीं रहा है, सेम नंबर ऑफ मोल ऑन बोथ साइड, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं। तीसरा तीसरा क्या करे सर, तीसरा सर कंसंट्रेशन बचता है। कंसंट्रेशन सर जितना आपके पास, हाँ H2+CO है ना, वाटर गैस को मंगाते रहो सर। कई फैक्ट्रियां ऐसी होती हैं जिसमें वाटर गैस जो है ना साइड प्रोडक्ट निकलता है, उनके कुछ काम का नहीं होता। बोले भाई जितना भी वाटर गैस आपके पास है ना हमें भर के भेज दो। यस, वाटर गैस एंड स्टीम H2O स्टीम की कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज। ठीक है, तो ऐसा करते रहेंगे। ये कौन सी प्रोसेस है, ये है आपकी बोस प्रोसेस। ओके, ये है आपकी बोस प्रोसेस। हाँ अब बताइए क्या कहूँ। चौथा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट नहीं है इसमें, कैटलिस्ट भी नहीं है। नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। ठीक है, तो आज हमने 4 कमर्शियल लेवल की रिएक्शंस को देखा कि हम ऐसे इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। चारों में सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो है ना, एक तो उनका नेम, दूसरा उनकी रिएक्शन, तीसरा ये डेल्टा एच की वैल्यू। बाकी नंबर ऑफ मोल तो हमारे सामने ही होते हैं, है ना, बैलेंस कर सकते हैं हम, बैलेंस करेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे SO2+O2 इट गिव्स SO3, तो 2SO2 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को उधर से करना पड़ेगा, तो बैलेंस तो कर लोगे आप। प्रेशर और कंसंट्रेशन वाला फैक्टर तो बता दोगे, दिक्कत बढ़ेगी टेम्परेचर वाले में, तो टेम्परेचर वाले में डेल्टा एच को देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर जैसे थोड़ा सा नेचर को देख के, केमिकली काइनेटिक्स वाली चीज को देख के हमें टेम्परेचर डिसाइड कर लेना है। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम पे हमने देख लिया, अब बात करते हैं किसकी, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइस एंड वाटर का। ठीक है, आइस एंड वाटर, आइस एंड वाटर, यस। चलिए लिखो, आइस वाटर इक्विलिब्रियम, मेल्टिंग ऑफ आइस को स्टडी करेंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस फिजिकल में बी वाला लिख लो बेटा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या एप्लीकेशन हो सकती है, आइस एंड वाटर, ये ऐसे होता है ना, आइस एंड वाटर। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, इसमें बताना भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम किसकी ज्यादा होती है, वॉल्यूम किसकी ज्यादा होती है? यस वॉल्यूम जगह, हाँ सर आइस की। आइस, तो वॉल्यूम इज मोर, वॉल्यूम इज मोर, नंबर ऑफ मोल उतनी है, और यहाँ पे वॉल्यूम इज लेस, वॉल्यूम इज लेस। तो एक बताओ कंसंट्रेशन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। कंसंट्रेशन अगर देखा जाए तो कंसंट्रेशन हियर लेस और यहाँ पे कंसंट्रेशन मोर, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर सर आइस को इसमें कन्वर्ट करना है तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, क्या है, आइस को हमें हीट देनी पड़ती है ना, हीट एब्जॉर्ब करती है, तो सर ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच इसमें पॉजिटिव होगा, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो टेम्परेचर क्या करें, पहला फैक्टर टेम्परेचर बताइए जनाब, टेम्परेचर को बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाएंगे तो ये कम करना चाहेगा, कम किस में होगा सर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट को, हाँ, तो टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएंगे। दूसरा प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट कैसे, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, इनका खुद का कोई प्रेशर नहीं होता है, गैसेस नहीं, प्रेशर का नो इफेक्ट। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो भाई प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे ना तो वाट, तो आइस, आइस जो ना क्लोज पैकिंग में आना शुरू होगी, तो उसमें क्या होगा, अगर मोर क्लोज पैकिंग में आएगी तो वो तो उसके पार्टिकल और क्लोज आएंगे, फिर और देर में हाँ, लेकिन वो जो क्लोजनेस है ना वो नेग्लिजिबल होती है। हम सोचें कि भाई इतनी बड़ी आइस उसको प्रेशराइज करके भाई थोड़ा बहुत ही कम आएगा, तो उसमें इतना इफेक्ट नहीं कर सकते। थर्ड वन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सर आइस ज्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली कम करना चाहेगा और वो वाटर में कन्वर्ट होता रहेगा, आइस आप ज्यादा लेते रहिए, है ना।
अगर वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए ना बेटा, देखो वॉल्यूम में थोड़ा सा भाई इसका आ सकता है ना, इसका प्रेशर का, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। वाटर के जो मॉलिक्यूल है देखो कैसे होता है, ओ एच एच, फिर इसके नीचे ओ एच एच ऐसे होता है, फिर ओ एच एच, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे, यानी कि हर एक ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली गिरा हुआ है, ये होता है ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आइस के अंदर, तो वहां पे होती है वॉल्यूम ज्यादा। तो प्रेशर के अप्लाई करने से एक चीज जरूर हो जाती है भाई, प्रेशर के अप्लाई करने से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना ये कम हो जाती है, मतलब टूटने लगते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर टूटेगी बेटा तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल या तो ऐसे गिरेगा या फिर ऐसे गिरेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस वॉल्यूम में। लेस वॉल्यूम किसके, वाटर के। तो ऑब्वियसली एक यहाँ पे लिख सकते हो कि हाई प्रेशर फेवर, ओके, हाई प्रेशर फेवर मेल्टिंग, बस इतना लिख लो आप। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। हाई प्रेशर फेवर्स मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेल्टिंग होती है ना, ये पॉइंट आप लिख लो बेटा यहाँ पे। हालांकि इसका इफेक्ट जो है ना बहुत ही लेस इफेक्ट होगा, लेकिन फेवर जरूर करता है भाई, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। कर लिया। वाटर वेपर में अगर आपको और ज्यादा वेपर बनानी है तो अब यहाँ पे प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम आ सकते हैं आपके, फिजिकल इक्विलिब्रियम। चलो एक सोल्ट का लेते हैं सॉल्युबिलिटी के केस में, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। वेपर वाले में क्या होगा बेटा, वाटर है, ये तो लिक्विड स्टेट में है भाई, किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ना, वाटर वेपर्स हैं सर, ये तो गैसीय स्टेट में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है भाई, ये भी डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हाई टेम्परेचर फेवर करता है। दूसरा, प्रेशर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप प्रेशर कम करोगे इक्विलिब्रियम पे, मान लो आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम उसको बढ़ाना चाहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आपका वेपराइजेशन बढ़ जाएगा, तो प्रेशर आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरा, सर पानी ज्यादा से ज्यादा लो, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, ठीक है, बस यही है, ओके। नेक्स्ट जो यहाँ पे मैं करना चाहूंगा बेटा, जो थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो क्या है, देखो सोल्ट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है भाई। आपने एक सोल्ट लिया, उसको पानी में डिजोल्व किया और वो क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया, है ना। अब ये ज्यादा ही आपने डिजोल्व कर दिया तो सॉल्यूशन वापस इसको प्रेसिपिटेट करने लगता है ना। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, एक्वा स्टेट में है, ठीक है ना, एक्वा स्टेट में है ये सॉल्यूशन। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम में ये सी रहेगा, सी, है ना, कैसे, सोल्ट एंड सॉल्यूशन, सोल्ट और सॉल्यूशन के बीच में आपका क्या है, इक्विलिब्रियम है। इस टाइप के इक्विलिब्रियम में हम सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं, एक्चुअली सॉल्युबिलिटी को कैसे, ज्यादा से ज्यादा सोल्ट को कैसे डिसोल्व करें। सोल्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, ऐसे सोल्ट जो पानी में डिसोल्व होने पे एनर्जी को रिलीज करते हैं, यानी कि नेगेटिव होती है, और ऐसे सोल्ट जो पानी में डिसोल्व होने पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एंडोथर्मिक। कुछ होते हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉलो करते हैं और कुछ होते हैं जो एंडोथर्मिक को फॉलो करेंगे, है ना, एंडोथर्मिक को। ऐसे कौन कौन से हैं सर, ऐसे कौन कौन से, देखो भाई, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ये क्या करता है, ये हीट एनर्जी को रिलीज करता है, NaOH, ठीक है। अमोनियम का क्लोराइड NH4Cl, सर ये एब्जॉर्ब करता है। तो अगर वो आपको बता के चलता है, ऐसा डाटा क्या, एक आप याद कर लो कि बाय द वे अगर आ जाए 3 नंबर में तो आप एक्सप्लेन करने लायक हो जाओ। NH4Cl वाला क्या है, एंडोथर्मिक, NaOH वाला क्या है, एक्सोथर्मिक। NaCl का सबको पता होना चाहिए, NaCl का ये आप घर पे भी चेक कर सकते हो, NaCl वाला एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक इस कैटेगरी में आएगा NaCl,
ठीक है। जब मैं NaCl को डिजोल्व करता हूं ना, NaCl को वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर, पानी का टेम्परेचर पहले चेक करना, फिर उसमें 4-5 चम्मच डाल देना, NaCl को डिजोल्व करना और फिर टेम्परेचर करना। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है भाई साहब, और NaCl एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करेगा। तो सर अब मैं देखता हूं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या करेगा सर, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर को कम करना चाहेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए नमक के पानी में को गर्म करते हैं तो और डाल दो, और डाल दो, घुलता चला जाता है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाँ सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगा, सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो इस केस में और इस केस में ये चीज मिलेगी आपको, सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाएगी। लेकिन इस केस में भाई NaOH को जब H2O में डाला, सॉल्यूशन बना NaOH एक्वस का, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। अगर रिलीज हो रही है तो क्या होगा, अगर मान लो अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, इस साइड में एनर्जी रिलीज हुई, टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा, उसको कम करना चाहेगा। कम किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में, बैकवर्ड में, यस। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, बैकवर्ड में आएगा तो सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस, इसमें NaOH के केस में। ठीक है, बस इतना आप नोट डाउन करो NaOH और इसका एग्जांपल लेके। ठीक है जेंटलमैन, करिए। एक इसमें क्वेश्चन लेंगे फिर हम। होगा, ओके। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, मैंने आपको बताया था बेटा के सी किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। आप क्या लोगे, जनरल इक्वेशन अगर हम बात करें तो C इंटू डी और इनकी पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाई पावर A और B, और ये हो जाएगा स्मॉल b। सर Kp किसके बराबर था, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। सर इनकी जगह पे हमने पार्शियल प्रेशर ले लिए थे, है ना, इन सब के पार्शियल प्रेशर लिए थे, और सर उनकी पावर कर दी थी जितनी भी है ना, ऐसे ऐसे करेंगे। सर अगर मान लो आपको ना तो कंसंट्रेशन दी है ना पार्शियल प्रेशर, और आपको नंबर ऑफ मोल दे दिए सबके, है ना, तो K इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल, के एन से डिनोट करेंगे। तो सर A के नंबर ऑफ, C के नंबर ऑफ मोल, D के नंबर ऑफ मोल, और फिर भाई A के नंबर ऑफ मोल, B के नंबर ऑफ मोल, और उनकी जितनी पावर है। समझ में आया, ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, ये न्यूमेरिकल में पूछ लेते हैं बेटा, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल। K इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स से डिनोट करते हैं। तो सर इसका कंसंट्रेशन की जगह पे मोल फ्रैक्शन, एक्स सी का मोल फ्रैक्शन उसकी पावर सी, एक्स डी का मोल फ्रैक्शन उसकी पावर स्मॉल डी, एक्स ए का मोल फ्रैक्शन उसकी पावर ए, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन उसकी पावर स्मॉल बी। तो ये आपके हो गए इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन। नोट इट डाउन, ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे। मोल में मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन, एक एक चीज और यूज होती है बेटा, कंसंट्रेशन की बजाय समटाइम्स जो ना एक्टिविटी को यूज किया जाता है। दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा, अभी देखना, कंसंट्रेशन और एक्टिविटी।
हो गया। अब देखो चलिए देखो एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है बेटा। एक्टिविटी को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। एक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ बढ़ती चली जाती है, ठीक है। एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में ये रिलेशन होता है। एक्टिविटी को अगर बराबर लाना है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है गामा, ए इज इक्वल टू गामा सी। गामा का क्या नेम है, एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कंसंट्रेशन को यूनिटी कर देता हूं, इफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 तो गामा किसके बराबर आ जाएगा, गामा इक्वल टू आ जाएगा ए के बराबर। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट इज नथिंग बट इट इज एक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन इज यूनिटी। ओके, एक्टिविटी मतलब वो जो हमारा रिएक्टेंट है। भाई देखो अगर मान लो एक रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर लीटर, तो रिएक्ट करेगा, है ना। फिर उसकी कंसंट्रेशन मैं करता हूँ 0.2, बढ़ा रहा हूं तो और ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो कंसंट्रेशन के साथ साथ आपकी एक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। अगर मान लो मैं इसको सैचुरेट कर दूं, है ना भाई, एक सैचुरेशन लेवल आ गया, उसके बाद में आप कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ाओ फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी नहीं बढ़ती है सैचुरेशन लेवल के बाद में। तो एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर इसी चीज को आपको दे दिया जाए, जैसे मान लो सी दे दिया, गामा दे दिया, तो ए निकालोगे, है ना, ए निकालोगे तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी क्या होगा, कंसंट्रेशन की जगह पे एक्टिविटी ऑफ सी, एक्टिविटी ऑफ डी रेज टू पावर स्मॉल सी स्मॉल डी, है ना, ये मल्टीप्लाई में एक्टिविटी ऑफ ए, एक्टिविटी ऑफ बी और उनकी पावर स्मॉल ए स्मॉल बी। बाद में आप चाहे इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हो भाई, ठीक है ना। ए सी की जगह पे क्या लिखोगे, गामा सी ए, है ना। एक्टिविटी ऑफ सी की मतलब, सी का मतलब क्या है, आप लिखोगे गामा कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर स्मॉल सी। एक्टिविटी ऑफ डी मतलब गामा कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी, है ना। गामा पिक्चर में आ जाएगा, ये जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। तो देखो यहां पर क्या है ना, कई बार क्या होता है, कई बार क्या वो हमेशा ही बच्चों से करवाता है। जैसे हमने एक रिलेशन फाइंड आउट की थी सर, केपी और केसी के अंदर रिलेशनशिप फाइंड आउट की थी। केपी और केसी में क्या आया था, केपी इज इक्वल टू केसी और आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, यही आया था, यही आया था ना, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, या कुछ और आया था। हाँ, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, यस यही आया था। और इसके अंदर याद रखना ये जो डेल्टा एन है ये गैसियस मोल का ही लेना है हमें, क्योंकि जो प्रेशर होता है हमारा वो गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का ही होता है। उसके अंदर अगर कोई सॉलिड है ना तो वो पिक्चर में नहीं लेना है। जैसे मान लो C प्लस O2 इट गिव्स CO2, ये एक रिएक्शन है, ये सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पे ये गैसियस है, ये गैसियस है। तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा एन होगा। प्रोडक्ट के कितने मोल है, एक। रिएक्टेंट के सर ये तो सॉलिड है नहीं लूंगा, गैसियस का एक, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 1, यानी कि 0। ये पावर 0 हो जाएगी, किसी की भी पावर 0 1। तो इस केस में केपी और केसी बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैं स्पेशली मेंशन कर देता हूँ आर टी और उसकी पावर डेल्टा एन जो है ना, ये जी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि गैसियस मोल के अंदर जो चेंज होता है वही प्रेशर को चेंज कर पाता है, पार्शियल प्रेशर उसी से चेंज होता है, और केपी के अंदर पार्शियल प्रेशर ही लिए जाते हैं, है ना। अच्छा, अगर मान लो कोई रिलेशन पूछे सर के ए और के सी में बता दो ना, के ए एंड के सी में, के ए लोगे आप, है ना, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क लिख लो, होमवर्क फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन के ए एंड के सी। के ए से स्टार्ट करोगे, ए सी की वैल्यू क्या रखोगे, जैसे ए सी की वैल्यू आप रखोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई गामा सी, क्योंकि सी का गामा है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आप पुटअप करते चले जाओगे, जो भी उसके अंदर वैल्यूज आएंगी, ओके, ठीक है। और एक और है भाई इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एक्स, के पी एंड के एक्स, यानी कि ये है मोल फ्रैक्शन वाला और ये है ये वाला, ठीक है।
प्रेशर वाला, तो प्रेशर वाली ये लेके चलोगे तो सर पीसी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी है वो किसके बराबर होगा सर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर एक्स सी मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर पी। तो एक्स सी पुटअप करते जाओगे और ये पी है, पी जो सब में आएगा उसको अलग से लिख लेना, एक्स सी वाली जो टर्म आएंगी उनको एक साथ करके ये के एक्स रख देना। आप इससे स्टार्ट करोगे, उसमें इन सब की वैल्यू पुटअप करोगे, कर दोगे। ये आपका दोनों कल चेक करूंगा बेटा मैं, ये आपको पॉजिटिवली करनी है। एक हमने कर ही ली थी, उसके अंदर भी हमने ऐसे ही किया था, एक ही जैसे था, है ना, ये तीनों एक जैसे हैं। तो ये रिलेशन फाइंड आउट करोगे, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ेगी। इसमें देखो मैं बता देता हूँ, केपी इज इक्वल टू जो मेरा आता है केपी इज इक्वल टू के एक्स, केपी इज इक्वल टू के एक्स और पी रेज टू पावर डेल्टा एन जी आएगा, पी रेज टू पावर कैपिटल पी टोटल प्रेशर, ये वाला देख लेना यही आएगा। तो कई बार पता है न्यूमेरिकल कैसे आता है, आपको सर ये डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाएगी, टोटल प्रेशर आपको दे दिया जाएगा, डेल्टा एन जी आप रिएक्शन को देख के फाइंड आउट कर लोगे, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज इसको वैसे लगा के करोगे ना तो वो वाली वैल्यू तो आपके पास है होगी ही नहीं केपी की, केपी आप तभी निकाल सकते हो जब ये पार्शियल प्रेशर वगैरह हो, ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू होगी नहीं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो केपी इज इक्वल टू के एक्स इंटू में पी रेज टू पावर डेल्टा एन जी, के एक्स जो आएगा ना यहाँ पे वो ऐसे आएगा कुछ कुछ जैसे केपी और इसमें क्या था, हाँ ये मोल फ्रैक्शन वाला था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ के एक्स तो आपका ये हो जाएगा, के एक्स तो आपका यही हो जाएगा भाई, पी आपका टोटल प्रेशर हो गया, डेल्टा एन जी आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का चेंज जो है डेल्टा एन, चेंज है, चेंज किसमें, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में, पहले प्रोडक्ट का माइनस में रिएक्टेंट करना है, इतना कर लोगे। ये मुझे दोनों दिखा देना, नहीं तो फिर मुझे तो देखो कल करनी ही है, अगर आप करके लेके आओगे तो वेल एंड गुड, अपना 15-20 मिनट बच जाएगा, आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। सो जो फर्स्ट पार्ट है बेटा इक्विलिब्रियम का, ठीक है, दैट इज ओवर। एक इसमें टॉपिक बचेगा वो कल करेंगे हम, एक टॉपिक बचेगा वो कल करेंगे, वेंट ऑफ इक्वेशन देखनी है वो करेंगे, फिर इसमें क्या बचेगा, कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेंगे भाई, फिर ये ओवर हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा ओवर हो जाएगा। एक इक्वेशन देखेंगे वेंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। हम बार बार बोलते आ रहे हैं ना कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर वेरी करेंगे तो ये चेंज होता है, इतना हमने देख लिया, लेकिन कितना चेंज होगा ये पहली बार किसने फाइंड आउट किया, वेंट हॉफ ने, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी कल के टॉपिक में। तो कल हम मिलेंगे कितने बजे, 5 बजे। अगर कोई चेंज होगा टाइमिंग में तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो बेटा।